हम अपनी सिंगल लाइनर को कंटिन्यू रखेंगे। अध्याय 4 स्टार्ट करेंगे आज। तो अध्याय 4 का नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल। इसमें हम पढ़ेंगे कुलिंद शासनकाल। उत्तराखंड में कुलिंद शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद थे, जिनके शासन की जानकारी का स्रोत कुलिंद मुद्राएं हैं। कालशिलेख अनुसार प्रारंभ में कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे। यशवंत कटौच के अनुसार कुलिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। अमोघभूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त थी। यानी जो अमोघभूति की मुद्राएं थी वो पश्चिमी व्यास से लेकर अलकनंदा तक थी और दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त थी। और जो अमोघभूति की मुद्राएं थी वो रजत और ताम्र की बनी हुई थी। दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। अमोघभूति की मुद्राओं में प्राकृतिक भाषा में राज्ञ कुलिंदस अमोघभूतिस महर्जस अंकित था। महाभारत में कुलिंदों को द्विज कहा गया है और कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया। कुलिंदों की पहली राजधानी कलकूट जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। कुलिंद लोग शैव धर्मावलंबी थे। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुलिंदों की जानकारी मिलती है। कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। विदेशी लेखक टालमी ने भी कुलिंद शासक का वर्णन किया है। कुलिंद मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के थत्यूर या अठूर, उत्तरकाशी के देवढुंगा पुरोला, श्रीनगर के सुमाणी, पौड़ी के भैरगांव तथा कुमाऊं के कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई। कुलिंद के बारे में 5 अभिलेखों में 4 बरहूत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ। कुलिंद के समकालीन वंश योधेय व औदुंबर गणराज्य थे। अब हम देखेंगे कुलिंदों की मुद्राएं। कुलिंदों की जानकारी उनके 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। पहला अमोघभूति प्रकार की, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की व तीसरा चत्रेश्वर प्रकार की। जो अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी वो रजत और तांबे से मिलकर बनी थी और जिसमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए हैं। किसमें? अमोघभूति प्रकार की मुद्रा में। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में देवी व मृग का अंकन किया गया है। दूसरी प्रकार की आई अल्मोड़ा प्रकार की। तो अल्मोड़ा से मिले 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त व मगभद्द कुलिंदों से संबंधित थे। जो ये राजा थे ना, ये किससे संबंधित थे? कुलिंदों से। और जो ये मुद्राएं हैं कहाँ से मिली? अल्मोड़ा से। ठीक है। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में से एक शिवदत्त की और एक आसेक की और अन्य शेष मुद्राएं गौमित्र की हैं। यानी जो हमें अल्मोड़ा से 54 मुद्राएं मिली है ना, उसमें एक शिवदत्त की है और एक आसेक की और जितनी शेष बची हैं वो सब किसकी हैं? गौमित्र की। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश संग्रहालय में शिव रक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी, जो महेश्वर प्रसाद जोशी को प्राप्त हुई थी ना, वो कहाँ रखी गई है? ब्रिटिश संग्रहालय में। और कौन से राजा की? शिव रक्षित राजा की। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुलिंद नरेशों के नाम का उल्लेख मिलता है। कुलिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में
पूजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स नामक पुस्तक की रचना MP जोशी ने की थी। अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया, यानी जब कुड़िंद के बाद कौन आए, शक आए, और शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है। और जिसके साक्ष्य हैं, एक तो कटारमल के मंदिर से मिलता है और दूसरा किससे, जो शक संवत है उससे मिलता है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड में कुषाण शासन। कुषाण कालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण से प्राप्त हुए और गोविषाण में सिक्कों की खोज 1960 में KP नौटियाल ने की। कब? 1960 में। किसने? KP नौटियाल ने। किसकी? सिक्कों की खोज। कहाँ? गोविषाण में। वीरभद्र का न्यूनेम ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया और जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। ठीक, यानी कनिष्क की कनिष्क बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली राजा था और उसने तराई क्षेत्र पे क्या किया, अपना अधिकार किया और उसकी राजधानी कहाँ थी, पेशावर। ठीक, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले एकमात्र शासक कनिष्क था। जो हमारा रेशम मार्ग है ना, उसमें नियंत्रण किसने रखा था, कनिष्क ने, और वो नियंत्रण रखने वाला एकमात्र शासक था कौन, कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और इसका उत्तराधिकारी हुविष्क था। यानी 78 ईस्वी में क्या चलाया, शक संवत। ठीक, और उत्तराधिकारी कौन था उसका, हुविष्क। हुविष्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 में प्राप्त हुई। ठीक, कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय को 3 मुद्राएं गोविषाण टीले से प्राप्त हुई। यानी जो वासुदेव द्वितीय था कुषाणों का शासक, उसकी 3 मुद्राएं मिली हमें। कहाँ से? गोविषाण से, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना था। अगला 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई, जिन पर वसु नामक राजा का नाम लिखा था। अगला कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र एवं भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाणकालीन अवशेष की प्राप्ति हुई। तो हमारा कुषाण शासन का इतना डिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड का योधेय वंश। ठीक, कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका योधेय शासकों की रही। योधेय कुड़िंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार भावर, जो देहरादून में पड़ता है, तथा कालो डांडा, जो लैंसडाउन का ओल्ड नेम है, से प्राप्त हुई। योधेय शासकों के द्वि व त्रि मुद्रालेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके? योधेयों के। योधेय वंश की जानकारी हमें उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से मिलती है, जिनका शासन यमुना व सतलज नदी के मध्य भाग में स्थित था। योधेय कालीन मुद्राओं में उनके अधिष्ठाता देव शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है और उनकी मुद्राओं से विदित होता है कि उनमें गण शासन प्रणाली विद्यमान थी। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थिति लेख से पता चलता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने योधेय गणराज्य को विजित कर अपने अधिकार में ले लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। किसको? योधेय गण को अपने अधिकार में ले लिया था, उनको हरा दिया होगा। अगला है
युग शैली का गोत्रीय वंश। ठीक है, उसका पहला पॉइंट है गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य मिलता था। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक सीलवर्मन था। नेक्स्ट पॉइंट, सीलवर्मन ने देहरादून के जगत ग्राम में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए और शिव भवानी नामक राजा ने भी समुद्र के तट पर अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है, सीलवर्मन ने किए कहाँ? 4 अश्वमेध यज्ञ कहाँ? यमुना तट पर। सेम एज शिव भवानी नाम का राजा था, उसने भी यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कुल्लूत वंश। इसका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कुल्लूत वंश कांगड़ा जिले के कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। कुल्लूत वंश की जानकारी वृत्त संहिता व मुद्रा राक्षस से भी मिलती है। कुल्लूत वंश का प्रतापी शासक वीरयश था। वीरयश की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली। ठीक है, इसके बारे में इतना ही लिखा है। नेक्स्ट है काशीपुर गोविशाण में मित्र वंश। काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। पहला मातृमित्र और दूसरा पृथ्वी मित्र। अब हम देखेंगे हिमालय का कृतपुर राज्य। ठीक, कृतपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित था। यानी जो कृतपुर राज्य था उसमें क्या क्या आते थे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया है। किसमें? समुद्रगुप्त में के अभिलेख में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कृतपुर पर कुड़िंदों का शासन था एवं कृतपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। नेक्स्ट पॉइंट, स्कंदगुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। उस समय कृतपुर राज्य पर भी हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हूण राजा तोरमाणा व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा। यानी राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हूण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा। जो ये राजा थे ना, हूण राजा, उनके पास कुछ पार्ट था हिमालय का। फिर आया छांगलेश वंश। ठीक, नेक्स्ट है आपका छांगलेश वंश। तो लाखा मंडल के खंडित शिलालेख छांगलेश वंश से संबंधित थे। जो लाखा मंडल में शिलालेख है ना, वो शिलालेख किससे संबंधित है? छांगलेश वंश से। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के स्पष्ट नाम मिले हैं। जो ये अभिलेख हैं उसमें 7 राजाओं के नाम मिले हैं। ठीक है, किसके? खंडित शिलालेख। कहाँ? छांगलेश वंश के राजाओं के। इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति जयदास एवं अंतिम नाम नामछत नामक राजा का मिलता है। पहला नाम तो नरपति जयदास का मिलता है और अंतिम नाम किसका मिलता है? नामछत राजा का मिलता है। किसमें? अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? लाखा मंडल के खंडित शिलालेख में। ठीक है, और कितने राजाओं का नाम मिलता है? 7 राजाओं का नाम मिलता है। अब हम देखेंगे सिंहपुर का यदुवंश। ठीक, इसका पहला पॉइंट क्या है कि यदुवंश का शासन 6वीं सदी से 7वीं सदी के आसपास रहा। ठीक है, जो यदुवंश थे उन्होंने 6वीं सदी से 7वीं सदी तक राज्य किया होगा। यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलता है और इस लेख में
11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेख हैं। यानी लाखा मंडल से हमें किसका लेख मिलता है? राजकुमारी ईश्वरा का। और उस लेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों यानी फिर या राजाओं का नाम मिलता है, उल्लेख है किसमें? लाखा मंडल शिलालेख में। यदुवंश का संस्थापक श्री सैन्यवर्मन था, जिसकी राजधानी यमुना क्षेत्र सिंहपुर में थी। यानी जो यदुवंश का संस्थापक था सैन्यवर्मन, उसकी राजधानी कहाँ थी? सिंहपुर थी। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। और ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर बनवाया था। तो जो राजकुमारी ईश्वरा थी ना, वो भास्कर वर्मन की पुत्री थी। और जो जालंधर का राजकुमार था चंद्रगुप्त, उसकी कौन थी? वाइफ थी। और ईश्वरा ने क्या कहते हैं? लाखा मंडल में शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड में नागवंश। इसके बारे में पढ़ते हैं अब नीचे। 6वीं से 7वीं सदी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। कौन सी सदी में कि नागवंश रहते थे करके उत्तराखंड में? 6वीं से 7वीं सदी में। नागवंशों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। यानी जो गोपेश्वर में त्रिशूल लेख है, उसमें किसकी पुष्टि मिलती है? नागों की, कि नाग यहाँ शासन करते थे। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। जो ये त्रिशूल लेख है ना, इसमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। पहला स्कंदनाग, दूसरा गणपति नाग, तीसरा त्रिभुनाग विभुनाग और चौथा अंशुनाग। ठीक है, 4 राजाओं के नाम मिलते हैं त्रिशूल लेख में। पहला स्कंदनाग, दूसरा गणपति नाग, तीसरा विभुनाग और चौथा अंशुनाग। ठीक। त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने शक्ति यानी त्रिशूल की स्थापना की थी। तो जो त्रिशूल लेख में क्या मिलता है? जो त्रिशूल की स्थापना किसने करी थी? गणपति नाग ने। ठीक है, अपने द्वितीय वर्ष में। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी की दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। जो त्रिशूल लेख है ना, उसमें दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। ठीक है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिलता है। तो कहा जा सकता है कि जो गणपति नाग था वो काफ़ी पावरफुल शासक था उत्तरी नागवंश का। और रुद्र महालय गोपेश्वर में उसका क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है। यमुना घाटी में यादुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। यानी कि जो यदुओं का अस्तित्व किसने मिटाया? नाग शक्ति ने, यानी कि नागवंश ने। अब हम देखेंगे मोखरी वंश। ठीक है। तो उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मोखरी वंश ने परास्त किया था। यानी नाग शासकों को किसने हराया था? मोखरी ने। मोखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा था, वह इसका संस्थापक हरिवर्मा था। यानी जो मोखरी थे ना, उसके मोखरी वंश था, उसके संस्थापक कौन थे? हरिवर्मा। और अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मा। ठीक। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मोखरी राज्य उनके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। तो जब ग्रहवर्मा की हत्या हो गई ना, तो जो मोखरी राज्य था उसका जो बहनोई थे हर्षवर्धन के पास चला गया। ठीक है, शासन मतलब। अब देखेंगे हम थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। जो हमारे बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, उसमें बताया गया है कि ये कहाँ आए थे? उत्तराखंड आए थे। ठीक है। हर्षकालीन चीनी यात्री विंग सांग
हिमालय के पोलोही, मोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य में गया। तो जो वेंगसांग था वो कहाँ गया? हिमालय के पोहिलो मोपुलो में या फिर ब्रह्म राज्य में। वेंगसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया। तो वेंगसांग ने कहा कि यहाँ कितने विहार हैं? 5 बौद्ध विहार हैं। ठीक है। कनिंगम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा। जो कनिंगम थे उन्होंने कहा जो प्रेजेंट टाइम का गढ़वाल और कुमाऊं है ना, उसका पुराना नाम क्या कहा? ब्रह्मपुर। इनका दोनों पूरा राज्य। वेंगसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा, हरिद्वार को मोयुलो कहा, जिसका क्षेत्रफल 20 ली चीनी माप बताया। तो वेंगसांग ने गंगा को नाम दिया महाभद्रा, हरिद्वार को कहा मोयुलो, और जो ये मोयुलो था उसका एरिया कितना बोला? 20 ली, यानी चीनी माप है ये 20 ली। और जो हमारे कनिंगम थे उन्होंने ये उत्तराखंड को यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं को क्या कहा? ब्रह्मपुर। ठीक है। अब हम देखेंगे हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। कान्यकुब्ज राज्य के हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया। इसके बाद कान्यकुब्ज राज्य ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न व गोविषाण राज्यों में विघटित हो गया। इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर था। तो जब ये हर्षवर्धन की डेथ हो गई ना, उसके बाद जो उनका कान्यकुब्ज राज्य था ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न व गोविषाण राज्यों में क्या हो गया? टूट गया, विघटित हो गया। और इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? ब्रह्मपुर। ठीक है। कान्यकुब्ज राज्य विघटन की जानकारी वेंगसांग की 634 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत सियुकी से मिलती है। और जो ये जानकारी है ना वो कहाँ से मिलती है हमें? वेंगसांग की यात्रा वृत्तांत पुस्तक सियुकी से। ठीक। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था जिसे स्त्री राज्य भी कहा गया था। तो ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र देश का एक स्वतंत्र राज्य था जिसका स्त्री राज्य भी कहा जाता था। ठीक है। जो ब्रह्मपुर का उत्तरी भाग था वो एक क्या था? स्वतंत्र राज्य था, उसका नाम था सुवर्ण गोत्र। और उसे जो सुवर्ण गोत्र देश था उसे स्त्री राज्य भी कहा जाता था। ठीक है। हर्षवर्धन के मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। तो जो हर्षवर्धन का अभिलेख था मधुवन व बांसखेड़ा, उससे किसकी जानकारी मिलती है? पौरव वंश की। ठीक है। मार्कंडेय पुराण एवं बृहद संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? पर्वताकार राज्य का। अब हम नया टॉपिक देखेंगे, ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में से ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत राज्य था जिस पर पौरव वंश का शासन था। यानी जो पौरव थे उसका शासन कहाँ था? ब्रह्मपुर में। और ब्रह्मपुर क्या कहते हैं? हिमालय क्षेत्र का, जो हिमालय क्षेत्र के 3 राज्य थे ना, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण, इसमें सबसे बड़ा क्या था? ब्रह्मपुर राज्य था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक विस्तृत था और ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशी पौरव राजा थे। तो इसका कितना एरिया था? गंगा नदी से लेकर करनाली नदी तक। और जो इसका नरेश था, मतलब पौरव नरेश कौन था? सोनवंशीय थे। ठीक है। पौरव वंश का शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक कहा गया है कि मतलब इन्होंने 6 सदी से 8वीं तक शासन किया है। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपात्र का संबंध पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से था। जो हमें अल्मोड़ा में ताम्रपत्र मिला, तालेश्वर ताम्रपत्र, उस ताम्रपत्र का संबंध किससे है? पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से था। ठीक है। तालेश्वर ताम्रपात्र की खोज 1915 में हुई थी।
तालेश्वर ताम्रपत्र में द्वितीयवर्मन व विष्णुवर्मन द्वितीय शासक का उल्लेख मिलता है और पौरव वंश के संस्थापक राजा विष्णुवर्मन प्रथम था। तो जो हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र है ना, उसमें हमें किन किन शासकों का उल्लेख मिलता है। एक तो द्वितीयवर्मन का मिलता है और विष्णुवर्मन द्वितीय का मिलता है। और जो पौरव वंश का संस्थापक था वो कौन था? विष्णुवर्मन प्रथम। ठीक है। पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। जो पौरव वंश का शासक राज्य था उसे क्या कहते थे? पर्वताकार राज्य कहते थे। ठीक। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? 5 शासकों का, जिनमें विष्णुवर्मन प्रथम के बाद क्रमशः वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन व विष्णुवर्मन द्वितीय शासक का वर्णन मिलता है। तो जो ताम्रपत्र थे ना, उसमें 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। विष्णुवर्मन हो गया, विष्णुवर्मन हो गया आपका, अग्निवर्मन हो गया आपका, द्युतिवर्मन हो गया और विष्णुवर्मन द्वितीय हो गया। ठीक है। और विष्णुवर्मन प्रथम। पौरवों के कुल देवता वीणेश्वर स्वामी थे। जो पौरव थे ना, उनके कुल देवता कौन थे? वीणेश्वर स्वामी थे। पौरव शासकों की उपाधि महाराजाधिराज परम भट्टारक थी। जो पौरव शासक थे वो कौन सी उपाधि ग्रहण करते थे? महाराजाधिराज परम भट्टारक। ठीक। तालेश्वर ताम्र संस्कृत भाषा एवं गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित है। जो अल्मोड़ा से तालेश्वर ताम्रपत्र मिले हैं वो किसमें थे? किसमें लिखे हुए थे वो ताम्रपत्र? संस्कृत भाषा में एवं गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित थे। ठीक। अब हम देखेंगे पौरव वंश का प्रशासन। ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें आपका, पौरव शासकों के निवास स्थल को कोट एवं राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। जो पौरव शासक थे उनके स्थल को कोट कहा जाता था और राजपुत्र के और जो राजकुमार होते थे उनको राजपुत्र कहा जाता था। ठीक है। पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या कहा गया। जो पौरव वंश के मंत्री थे उनको क्या कहा जाता था? राजमात्या। ठीक है। पौरव वंश के सेना नायक को बलाध्यक्ष कहा जाता था। पॉइंट दूसरा, संधि विग्रहिक विदेश मंत्री एवं द्विवीरपति लेखक वर्ग का प्रधान होता था। तो विदेश मंत्री को संधि विग्रहिक बोलते थे और जो द्विवीरपति थे उनको लेखक वर्ग का क्या कहा जाता था? प्रधान कहा जाता था। जमनपति पदातिक सेना का मुख्य होता था। ठीक है। पौरव शासकों के आय का स्रोत भूमिकर था। यानी इनकी आय सबसे ज़्यादा का स्रोत क्या था? भूमिकर, जिसे भाग कहा जाता था। भूमिकर को क्या कहा जाता था? भाग कर। एवं गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे और जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था? कटुक। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा जाता था। जो ये टैक्स वसूलते थे ना, उन ऑफिसर को क्या कहा जाता था? भागिक। पौरव काल में 2 प्रकार की भूमि थी। पहली केदार वसारी। ठीक है। 2 टाइप की भूमि थी, केदार भूमि और वसारी भूमि। सिंचित भूमि को केदार व असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। यानी जिसमें खेती होती होगी उसे केदार भूमि कहते होंगे और जो वैसी है यानी कि जिसमें सिंचाई नहीं की जाती होगी उसे सारी भूमि कहा जाता था। ठीक है। और जो पौरव वंश थे ना, वो भूमि मापन के लिए द्रोणवापन, खारीवापम व कुल्यावापम विधि का प्रयोग करते थे। यानी कि भूमि माप के लिए किसका प्रयोग होता था? द्रोणवापम का, खारीवापम का और कुल्यावापम विधि का। ठीक। तालेश्वर ताम्रपत्र में
उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। जो हमें हमारे तालेश्वर ताम्रपत्र थे उसमें जो उद्यान है यानी बागीचे हैं उनको क्या कहा गया है? वटक। ठीक। अब हम देखेंगे शत्रुघ्न राज्य। कान्यकुब्ज राज्य का दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। जो हमने कहा कि 3 भाग में टूटा था ना, दूसरा भाग क्या था उसका? शत्रुघ्न राज्य। चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा व उत्तर में हिमालय था और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। जो चीनी यात्री आया था ना वेंगसांग, उसके अनुसार क्या कहते हैं? पूर्वी सीमा गंगा, उत्तरी सीमा हिमालय तथा राज्य का जो मध्य भाग था वो यमुना नदी, राज्य में यमुना नदी बहती थी मध्य भाग में, इसकी सीमाएं थी। कनिंगम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। तो जो कनिंगम थे उन्होंने कहा कि जो शत्रुघ्न राज्य था वो सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। ठीक है। फिर आपका आता है गोविषाण राज्य। तो अगला टॉपिक गोविषाण राज्य। कान्यकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोविषाण राज्य में टूटा था। पहला तो हमने पढ़ा जो कान्यकुब्ज राज्य था वो 3 भागों में टूटा था। एक तो आपका ब्रह्मपुर हो गया, शत्रुघ्न राज्य हो गया और गोविषाण हो गया। ब्रह्मपुर उसमें सबसे बड़ा था। दूसरा हमने पढ़ा ये शत्रुघ्न राज्य। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं गोविषाण राज्य। ठीक है। तो गोविषाण राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कनिंगम के अनुसार गोविषाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद भी थे। जो गोविषाण राज्य था ना उसमें काशीपुर भी था, रामपुर भी था, पीलीभीत भी थी। ठीक है। गोविषाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। तो जो गोविषाण का विस्तार था ना पश्चिम में रामगंगा से लेकर कहाँ तक था? शारदा रिवर तक था। कनिंगम के अनुसार काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया है। तो जो कनिंगम ने है ना जो काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया कि हाँ ये राज्य का है। किसका? गोविषाण राज्य का है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पलेठी शिलालेख। देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। कहाँ? देवप्रयाग के आसपास। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं से 8वीं सदी के बीच बना हुआ है। तो जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? आपका देवप्रयाग में। और जो ये सूर्य मंदिर है तो वो 7वीं से 8वीं सदी के बीच बना हुआ है। पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन ने बनाया था। इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का उल्लेख भी मिलता है। किसका? पलेठी के सूर्य मंदिर से नरपति वर्मन का भी उल्लेख मिलता है। फिर हम देखेंगे आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था। यानी आदिगुरु शंकराचार्य कब आए थे? यहाँ कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम पे। ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा था और उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। यानी कि 820 ईस्वी में उन्होंने अपना देह कब त्यागा था? 820 ईस्वी में। कहाँ? केदारनाथ में। और जब उन्होंने देह त्यागा था तो उनकी आयु मात्र 32 वर्ष थी। आदि गुरु शंकराचार्य ईष्टगण के समय उत्तराखंड आए थे। जब यहाँ ईष्टगण का शासन चल रहा था ना उस टाइम पे शंकराचार्य यहाँ आए थे। कहाँ? उत्तराखंड में। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। किसके प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद के। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई। तो जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की। ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी मठ और द्वारिका मठ। पहला ज्योतिर्मठ, दूसरा पुरी मठ, तीसरा श्रृंगेरी मठ एवं चौथा द्वारिका मठ। ठीक है। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ
जो चेर साम्राज्य के अधीन था, जिनके गुरु गोविंद स्वामी जी थे। ठीक। आदि गुरु शंकराचार्य के पिता शिव गुरु व माता सुभद्रा थे। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो आगे के जितने टॉपिक हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक हैं हमारे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।